Okay. So next we have is analysis of financial statement. अगेन इसके अंदर भी ना काफी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट ऐड करे जा रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये तो आरटीपी का क्वेश्चन है। इस एक दो अटेम्प्ट पहले कि आरटीपी में क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हुआ था। ये अपन थोड़ा सा लेट करेंगे, एक बार होल्ड ऑन फॉर सम टाइम, या हो सका तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल हम लोग है ना, क्योंकि वो जो है ना ये इंडियाज, सॉरी ये वाला जो है, इसमें यू विल सी सो मच ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ ऑल द इंडियाज प्रैक्टिकली। एंड आई गेस अभी तक तेरा पूरा एफआर रिवाइज हुआ नहीं अच्छे से, तो इस सबको अभी करने का मतलब है कि सिर्फ मैं अपना रिविजन कर रहा हूँ और तेरा लेना देना इससे होगा ही नहीं। तो विल डू दिस सम वंस यू कंप्लीट ऑल द थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 2 इज मैनेजेबल काफी हद तक, तो वी कैन डू दैट। यस, वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी। पढ़ो। Mumbai Challengers Limited, a listed entity, is a sports organization owning several cricket and hockey teams. ठीक है, ये एक स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या करता है, सेवरल टीम रख रहा है। दिस इज एज गुड एज, जैसे एग्जांपल मैं सुना है ना, मुंबई इंडियंस, ये सब सुने ना अपने आईपीएल क्रिकेट है, कुछ वैसा एक कंपनी है। अब कई सारी कंपनीज होती हैं, जैसे हो सकता है मुकेश अंबानी को क्रिकेट टीम भी पसंद है, उसको हॉकी टीम भी पसंद है, तो ही कैन बाय मल्टीपल टीम्स। तो ये सब उस रेफरेंस में जा रहा है पूरा का पूरा। ठीक है, एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास क्या है, कुछ क्रिकेट टीम्स भी है कुछ हॉकी टीम्स भी है। आगे। Owing to the proposed schedule of Indian Hockey League as well as Cricket Premier Tournament, Mumbai Challengers Limited needs a new stadium to host the sporting अच्छा, events. ये तूने ये पढ़ा क्या, इशू इशू से पढ़ा ये सब? Pertains to reporting period and the question. ठीक है, तो देख फाइनली इन शॉर्ट क्या था, इनके कुछ इश्यूज थे। इशू नंबर 1, इशू नंबर 2 और इशू नंबर 3। दे हैव 3 इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू रिपोर्टिंग पीरियड। अब अपने को मतलब क्या देखना है, अपने को हर एक इशू देखना है और समझना है कि हम इसको क्या एडवाइस कर सकते हैं। तो एडवाइस देने के लिए दिमाग खुला रखो और स्टार्टिंग से पढ़ो। ओविंग। Owing to proposed schedule of Indian Hockey League as well as Cricket Premier Tournament, Mumbai Challengers Limited needs a new stadium to host the sporting event. ठीक है, इनको क्या चाहिए, इनको लेट मी रीड आराम से। व्हाट दे नीड अ न्यू स्टेडियम, क्योंकि इनका हॉकी टीम भी हॉकी का भी मैच आने वाला है, इसका भी आने वाला है, तो दे नीड टू प्रैक्टिस, एंड फॉर प्रैक्टिस दे नीड अ न्यू स्टेडियम। नाउ दिस स्टेडियम विल फॉर्म पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ द कंपनी। मतलब ये कंपनी खुद का स्टेडियम लेके उसको पीपी में डालना चाहती है, तो वही हर बार यूज करें। मुंबई चैलेंजर्स begun Mumbai Challengers began the construction of the stadium on 1 December 2011. The construction of the stadium was completed in 12-13 दिसंबर 11 से स्टार्ट किया, 12-13 में कंप्लीट हो गया। ठीक है, और ये हम लोग खुद बना रहे हैं, खुद से ही करवा रहे हैं सब कुछ। कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन अमाउंटेड टू 140 crores। 140 crores कब किया 140 crores? दिसंबर 11 में। उसके बाद कितना खर्चा किया? देयर आफ्टर 350 करोड़ किया पर मंथ अंटिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मतलब जैन 12, फेब 12 और मार्च 12, 350 करोड़ ईच मंथ खर्चा और किया। अच्छा दीपा, इतना पढ़ते ही थोड़ा दिमाग पे थोड़ा माइंड खुलना चाहिए, कहीं ना कहीं शायद रेफरेंस जा रहा है कि मैं कॉस्ट इनकर कर रहा हूँ, बारी बारी इनकर कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि शायद बोरिंग कॉस्ट वाला कुछ काम बन सकता है इसके। ठीक है, बाय नाउ इंडिया 16 तो बीच में आ ही चुका है ना, ये तो बीच में आ ही चुका है। But I'm explaining you how you need to analyze the sums. Moving further, the company has not taken any specific borrowings to finance the construction of the stadium, although it has incurred
it has incurred finance cost on its regular overdraft during that period, which were avoidable had the stadium not been constructed. तो यानी कि I can easily say that मेरे पास में specific borrowing तो नहीं है, but I do have जनरल बोरिंग्स। तो अभी तक समझ में आया कि अब बीच में कौन आ गया, इंड एस 16 पहले आया, अब 23 भी आ गया। ओके, बोरिंग कॉस्ट बोलता है कैलकुलेट किया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ द बोरिंग फॉर द पीरियड 1 दिसंबर से 31 मार्च 12 15%। खुद निकाल के दिया WACC कितना है, ऑन एनुअलाइज्ड बेसिस आया है 15% पर एनुअल। ठीक है, the company seeks on the treatment of borrowing cost in its financial statement for the year ending March 12। बोलता है बताओ कि कितना क्या borrowing cost आना चाहिए, मतलब 16 तो दिखाया खाली दिखाने के लिए, कुछ पूछा है इसके बारे में, as such नहीं पूछा, लेकिन we will still try to say something about that as well। 23 की बात करते हैं। तो अगर अपन जैसे नॉर्मली करते हैं, we have दिसंबर 11, we have Jan 12, Feb 12, मार्च 12। दिसंबर 11 में खर्चा कितना किया, 140 करोड़, फिर हुआ 350 ईच। अब हम उसको फाइनली क्या करते थे, मैं सिर्फ कर रहा हूँ एक, बाकी तो खुद कर लेना। हम करते क्या थे इसके अंदर, 140 इंटू 15% इंटू कितने महीने के लिए हुआ ये खर्चा, 4/12। ठीक है, ऐसा करके चारों का कुछ ना कुछ आंसर आएगा। अपन वैसा भी करते थे ना, इसको पूरा इंटू 4/12 और ये 1/, हाँ बाद में एक डेट अप्लाई वो भी चलेगा ना, बाद में साथ में अप्लाई करें चलेगा, एक ही बात। whatever do whatever you want, but listen to me carefully, जो भी एक आएगा आंसर आएगा। अच्छा, now I cannot compare this with actual borrowing cost, but I am presuming कि अगर OD है उसका, तो जितना खर्चा किया है सब खर्चा OD में से ही किया होगा। they have nowhere mentioned कि वो कितना पर्सनल फाइनेंस है क्या, अब मेरे पास सिर्फ OD है, OD से खर्चा किया होगा। ओके, सो ये वाला जो है ये बोरिंग कॉस्ट बनेगा, तो ये रिपोर्ट हो जाएगा बुक्स के अंदर एज ए बोरिंग कॉस्ट। नाउ ये अकाउंट कैसे होगा, जो मेरा PPE है उसमें टिल 31 मार्च कितना खर्चा हो गया, 350 इंटू 3 प्लस 140 1190 1190 प्लस जो ये आया ना बोरिंग कॉस्ट, ये वाला ऐड हो जाएगा, इस पे PPE काउंट हो जाएगा, एंड दैट्स इट। ये पार्ट ए में तो यही पूछा था। ठीक है, पार्ट बी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, पढ़ो। Mumbai Challengers Limited acquires and sells players registration on a regular basis। मजे की बात है क्या, अब यहाँ से थोड़ा तू डीप चले जाइए, किस तरह से IPL की टीम खरीदती बेची जाती है। मुंबई चैलेंजर एक्वायर्स, मतलब एज्यूम कर मुंबई चैलेंजर मुकेश अंबानी है, क्या करता है, वो खरीदता भी है और प्लेयर्स को बेचता भी है। लेकिन ना ऐसा बोलना अच्छा लगता है क्या, प्लेयर खरीदा प्लेयर बेचा, जबकि अपन मार्केट में सुनते ऐसे ही है। IPL में सबसे पता है सबसे कॉस्टली विराट कोहली बिका, वो सस्ता बिका, इसकी तो ज्यादा रेट ही नहीं है। वो लेमैन इस तरह से बात करते हैं, बट एक्चुअली में हम क्या बोलते हैं, दैट इज कोई प्लेयर नहीं बेच सकता, प्लेयर का रजिस्ट्रेशन बेचता है। इसका मतलब सपोज कर अगर मुकेश अंबानी ने टीम बनाया मुंबई इंडियंस का, सपोज उसमें विराट कोहली को रखा है, उसमें और 4 प्लेयर्स को रखा है, तो उसके पास रजिस्ट्रेशन है उसके, जिसका उसने एक एक्स अमाउंट दे दिया है और साइन कर लिया है, बाबा 1 साल तक तो कहीं नहीं जाएगा। तो डोंट यू थिंक फ्रॉम मुकेश अंबानी's point of view, such a right to keep that player with you for 1 year is an asset to the company, and such asset is intangible asset, because can he say that I own Virat Kohli? No, he cannot own Virat Kohli. He only own the right
to use Virat Kohli's services for a period of time. And Virat Kohli is not at all his employee as well. So there is just a right कि वो सिर्फ उसके लिए काम करेगा, उसकी टीम के लिए काम करेगा. So there is nothing but वहाँ पे क्या आ जाएगा, intangible asset create हो जाएगा. तो एक अभी तक क्या इंट्रोड्यूस हो गया, Ind AS 38. For a player to play its team, Mumbai Challengers Limited must purchase registration for that player. Simple है भाई, खेलना प्लेयर खरीदने पड़ेंगे. These player registration are contractual obligation between the player and the company. The cost of acquiring player registration include transfer fees, league levy fees, and player agent fees incurred by the club. ये सारे खर्चे होते हैं. अब ये लीग लेवी फीस क्या है, ये वो है जो बीसीसीआई वगैरह चार्ज करते हैं, लगाते हैं जब टीम बनाने पे, वो सारे खर्चे होते हैं. ओके, एट द एंड ऑफ ईच सीजन व्हाट, अच्छा हर सीजन के बाद व्हाट हैपेंस टू आल्सो be the reporting period and for Mumbai Challengers the club views its contract. भाई जैसे ही खत्म होता है एक मैच या एक पूरा आईपीएल सीरीज, क्लब क्या देखता है, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू करता है with players and makes decisions as to whether they wish to sell or transfer any player registration. अरे मुकेश अंबानी देखता है अभी ये विराट कोहली ढंग से खेल नहीं रहा, या तो रखूं और गंदे मैच में स्कोर कर रहा हूँ, या किसी टीम को बेच देता हूँ, एक काम करता हूँ इसको. The company actively markets this registration by circulating with other clubs list of players, registrations and their estimated selling price. बोला प्लेयर को बेचते भी एक्टिवली मार्केट में बेच देते हैं कि ये ले ले, हमको नहीं चाहिए प्लेयर. Player registration are also sold during the season, often with performance conditions attached. कभी कभी बीच में भी बेच देते हैं, ऐसा दिखता है यार ये तो नहीं खेल रहा है, काम करता हूँ उसको बेच देता हूँ, तो बीच में भी बेच सकते हैं. In some cases, it becomes clear that a player will not play for the club again because of, for example, a player sustaining career-threatening injury or being permanently removed from the playing squad for any other reason. अब और भी चीज क्या हो सकती है, कुछ केस में ऐसा होता है कि प्लेयर क्लब में वापस खेल ही नहीं पाएगा, जैसे या तो कुछ ऐसी इंजरी हो गई है, ऐसी जगह लग गई है कि अब दोबारा आप खेल सकता ही नहीं, कभी मैच में आएगा नहीं, तो अपने आप वो कहने से उस प्लेयर की अपने आप कॉस्ट इम्पेयर हो जाएगी. Because he is an intangible asset, so that right is intangible asset, it can be impaired. So can I say यहाँ पे impairment भी आ गया बीच में. Okay. उसके अलावा कभी कभी क्या होता है, कोई प्लेयर पकड़ा जाता है मैच फिक्सिंग के तहत, तो उनको बीसीसीआई बोल देता है अब तो 5 साल के लिए बैन है. तो 5 साल के लिए बैन है, तो कहने से अगेन वो जो कॉन्ट्रैक्ट अगर होगा तो वो इम्पेयर हो जाएगा उस लेवल तक. Okay. The playing registration of certain players was sold at the year end. कुछ registration साल के end में बेच रहे हैं, जिसका टोटल प्रोसीड कितना मिला, नेट ऑफ एसोसिएटेड कॉस्ट 175 करोड़. ये बेचे साल के एंड में. इनका बुक वैल्यू कितना था, 49 करोड़. क्या मस्त प्राइस में बेचा, देख. ओके आगे चलते हैं. मुंबई चैलेंजर्स लिमिटेड सीक योर एडवाइस, क्या चाहता है on the treatment of the acquisition, extension, review and sale of players registration in the circumstances outlined above. एक एनालिसिस के अंदर है ना, इनको मेन इंटरेस्ट तेरे कैलकुलेशन में नहीं होता है, they are interested to help them to analyze situation. तो पहले क्या बोला, एक्विजिशन. एक्विजिशन आप किस पे रिकॉर्ड करोगे, ये आपका इंटेंजिबल एसेट है, तो जो आप प्लेयर को दे रहे हो वो कॉस्ट प्लस ट्रांसफर फीस प्लस लेगी फीस प्लस एजेंट फीस जो भी है सब ऐड करोगे, बिकॉज सारी कॉस्ट व्हिच इज नेसेसरी टू गेट द एसेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज शुड बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट. तो ये आंसर, पहला आंसर ये वाला आंसर आएगा. फिर क्या है, एक्सटेंशन और रिव्यू. एक्सटेंशन पे आपको देखना है कि वो नया राइट एक्वायर हो रहा है क्या, उसको अकाउंट करना अकॉर्डिंग. रिव्यू में आप क्या देखते हो, कोई प्लेयर खत्म हो रहा है क्या, जिंदगी खत्म हो रही है क्या, उसको इम्पेयर करना पड़ेगा क्या, तो आप इम्पेयरमेंट के बारे में बताओगे. एंड सेल ऑफ प्लेयर, भाई सेल का तो फंडा बहुत सिंपल है, यू विल डी रिकॉग्नाइज द इंटेंजिबल एसेट विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर प्लेयर एंड अकॉर्डिंगली व्हाट यू विल डू, यू विल रिकॉर्ड प्रॉफिट और लॉस व्हाटएवर द केस में. तो यही चीजें उसने पूछी है.
ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है। एंड कुछ अलग ही लेवल का लग रहा है, ये एफआर से कुछ अलग है, बड़ा एफआर है। अच्छा है। इनकी दिक्कतें और भी थी, देखो ध्यान से। मुंबई चैलेंजर्स मेजर्स ए स्टेडियम इन अकॉर्डेंस विद रिवैल्यूएशन मॉडल। ठीक है, ये जो पीपीई था जो ऊपर बताया था इस मॉडल पे। An airline company has approached the directors offering a 700 करोड़। आया कल वो एयर इंडिया वाले आगे कंपनी को बोलते हैं 700 करोड़ दे रहे हैं तुमको फॉर द प्रॉपर्टी नेमिंग राइट्स ऑफ ऑल द स्टेडियम फॉर 5 years। देखिए ऐसा रियल टाइम पे भी होता है। देख मेरे पास स्टेडियम है बहुत बड़ा, अब इतना बड़ा स्टेडियम है, अगर किसी एयरलाइन को ऐड करना है या कुछ करना है तो कहना ऐसे दे कैन आस्क कि प्लीज इस स्टेडियम का नाम ये रख लो, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, मैं तुमको 700 करोड़ रुपए दूंगा, ऐसा ऑफर आया। 3 directors are on the management board of both Mumbai Challengers and Airline। oh, ये देख, मुंबई चैलेंजर्स और एयरलाइन, एयरलाइन ने इसको कुछ तो ऑफर किया 700 करोड़ का कि मुझे नाम रखने का राइट दे दो स्टेडियम का। अब मुंबई चैलेंजर्स में और इसमें 3 डायरेक्टर्स थे जो कॉमन थे, इसमें भी थे और इसमें भी थे, दोनों कॉमन थे। ठीक है, additionally statutory legislations regulate the financing of both the cricket and hockey। ठीक है, these regulations prevent contributions to the capital from related party। वो बोल रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट है इनको लेके, और इनकी दोनों की इंडस्ट्री में ऐसा है कि आप रिलेटेड पार्टी से पैसा नहीं ले सकते, लिखा है ना, prevent contributions to the capital from a related party which increases equity without repayment in return। भाई रिटर्न कहाँ हो रहा है यहाँ पे पैसा, उससे इक्विटी बढ़ रही है कंपनी की, एक की और एक की घट रही है, तो बोला हम अलाउ नहीं करते। Failure to adhere these regulations could lead to imposition of fines and withholding of prize money। अगर तुमने नहीं माना, किसी रिलेटेड पार्टी से पैसा ले लिया तो तुमको तकलीफ हो सकती है। Mumbai Challengers wants to know how to take account of the naming rights in the valuations of the stadium and the potential implications of the financial regulation imposed by the legislations। तो बोला कैसे डील करूं इससे। अब देख यहाँ पे 3 डायरेक्टर्स कॉमन है दोनों में, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जस्ट बिकॉज 3 डायरेक्टर कॉमन है एमसी में और एयरलाइंस में, कैन वी से कि एमसी एंड एयरलाइंस आर रिलेटेड पार्टी। नहीं, we cannot say that, we cannot at all say that just because directors are common in both the companies it cannot be related party। एक पार्टी मतलब जो आपके इंडियस है, रिस्पेक्टिव इंडियस है 24 है, हाँ, वो उसके डेफिनेशन में एक मीट नहीं करता है, रिलेटेड पार्टी तो नहीं है। अब हो सकता है कि जो कंपनी है या जो रेगुलेशंस है इन्होंने अपने हिसाब से इस तरह की कंपनी के लिए अलग बनाया हो डेफिनेशन, तो अपने को पता नहीं है, बट एज पर इंडिया तो ऐसा नहीं है। तो बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो, यही सब अपने को बताना है, उसके बाद सी पार्ट देख लेते हैं। अच्छा यार ये एक पॉइंट अपन ने मिस किया, देख यहाँ पे तो जो बी वाला पार्ट था ना 38 था एसेट था, IA था बराबर था सेल ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब मैं बोलता ना साल के एंड में कि हम तो बेचने वाले हैं, तो दिस इज दैट इज क्या बोलते हैं उसको, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल ना, बिकॉज वो इंटेंजिबल एसेट था एंड कंप्लाई करते हैं उसमें, तो अल्टीमेटली वो आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। इम्पेयरमेंट अपने पॉइंट राइट डिस्कस किया था, और हम लोग एनुअली टेस्ट करेंगे
इंटेंजिबल पर हमेशा टेस्ट करते रहते हैं इम्पेयरमेंट हो रहा है कि नहीं, तो वो सब चेक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वैल्यूएशन ऑफ शेड्यूल देख फटाफट से। अच्छा, अपन भूल गए वैल्यूएशन मतलब हमेशा क्या आएगा, 1 मंथली तो आएगा ही, फेयर वैल्यू मेजरमेंट, ठीक है। would be valued at price which would be received to sell the asset in an ordinary transaction between market participants at the measurement date, the price. The price would be the one which maximizes the value of asset, ठीक है। India's 24 related party disclosure lists the criteria for 2 entities to be treated as related parties. Such criteria including the members of the same group, where a person or close member of the person's family related to a reporting entity is a person control or joint control over the reporting entity. और जब अपना जो प्रेजेंट केस है, 3 पार्टनर 3 डायरेक्टर कॉमन है, बट दे हैव नोवेयर शोन कि तीनों डायरेक्टर का कंट्रोल है दोनों एंटिटी के अंदर। हो सकता है 20-20 डायरेक्टर हो, तो सिर्फ 3 कॉमन निकले, तो इट्स ओके। बट क्वेश्चन में ये दे देता कि 5 डायरेक्टर है जिसमें से 3 कॉमन है और ये तीनों जॉइंटली कंट्रोल कर रहे हैं दोनों एंटिटी को, तो फिर तो दोनों आपस में क्या बन गए, रिलेटेड पार्टी बन गए। अच्छा, फिर आगे, there would need to be demonstrated that the airline may be expected to influence or be influenced by the club or related party of the club. If the deal is deemed to be a related party transaction, the regulator will evaluate whether sponsorship is at fair value or not. अच्छा, देखिए यहाँ पे Ind AS 24 deems that parties are not related simply because they have director as or a key manager in common. In this case, there are 3 directors in common and the absence of information to the contrary, it appears to as though the entities are not related. However, the regulator will need to establish whether the sponsorship deal is related party transaction or not. जैसे कि मैंने कहा, if they have their own definition which is different from India's, then there can be an issue, and in that case, a fair value could be determined by the entity and they would do the needful accordingly. ठीक है? So this was your must wala. Well, question number 3 is again more interesting. Neil Chand Gas Refinery, thereafter referred to as Neelanchal, मैं इसको नीलचल ही बोलूँगा, a listed company is involved in the production and trading of natural gas and oil. ये natural gas and oil बनाता है। तो ध्यान दीजिए दीपा, अब जो ये नए इंडिया के नए क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, दे आर समथिंग, तेरे को सम के अंदर घुसना पड़ेगा, कहानी समझना पड़ेगा, वरना क्रैक नहीं हो सकता, है ना। कीप दिस इन माइंड। A listed company is involved in the production and trading of natural gas and oil. ये सारे काम करता है। Neelchal jointly owns an underground storage facility with another entity. So let's say Neelchal, कॉइन बोलते हैं अपन, Seemanchal Refineries Limited, thereafter referred to as Seemanchal. ये दोनों के साथ मिलके ना, they have underground storage facility. तो नीलचल और एक हो गया सीमांचल, दोनों मिलके कुछ तो स्टोरेज फैसिलिटी ओन कर रहे हैं, स्टोरेज फैसिलिटी ओन कर रहे हैं मिला के। अब अपने को ये नहीं पता कि दोनों कंट्रोल कौन कर रहा है दोनों में से उस फैसिलिटी को, दोनों कर रहे हैं इतना पता है, अब देखते आगे क्या है। ओके, both the companies are engaged in extraction of gas, दोनों का सेम काम है, from offshore gas fields which they own and operate independently of each other, दोनों अपना अपने हिसाब से काम करते हैं। नीलचल ओन 60%, तो ये 60% ओन करता है और सीमांचल ओन करता है 40%। क्या इससे ये मालूम पड़ता है कि एन कंट्रोल कर रहा है? आंसर इज नो, आंसर इज नो। If you remember our CFS या BC, we have learned there कि अगर especially in CFS, अगर दोनों मिल
एक 60 एक 40 भी है, बट अगर उनके बीच में एग्रीमेंट है कि मिनिमम अटेंडेंस या मिनिमम वोट 75% चाहिए, इसका मतलब क्या है, साथ में दोनों चाहिए। इसका मतलब एंड कंट्रोल नहीं कर सकता फिर वहां पे। सेम एग्जाम्पल आपने सीखा था इन केस ऑफ क्या नाम था उसका, मुंबई मेट्रो वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेजॉरिटी शेयर रिलायंस के पास है, गवर्नमेंट के पास सपोज सिर्फ 20% है, स्टिल रिलायंस उस पर कंट्रोल नहीं कर रहा कंप्लीटली, बिकॉज 20% में भी बहुत हैवी कंडीशंस है। ओके, आगे चलते हैं। बोथ द कंपनीज हैव एग्रीड टू शेयर सर्विसेज एंड कॉस्ट अकॉर्डिंगली with decision relating to the storage facility requiring unanimous, देखिए यहाँ पे एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज, मतलब दोनों मिला के ही उसका फैसला लेंगे। तो कहने से जॉइंट कंट्रोल आ गया। और अगर ऐसे लिखा होता है कि जिसके पास ज्यादा शेयर है ही कैन कंट्रोल, तो क्या क्या कहता है, सिंगल कंट्रोल है, एंड कंट्रोल, सिर्फ एंड कंट्रोल करता है। बट यहाँ पे अब क्या आ गया, जॉइंट कंट्रोल। जॉइंट कंट्रोल को तो याद होगा, फिर अपन चेक करते थे कि ये जॉइंट ऑपरेशंस है या एक्चुअल में जॉइंट वेंचर है। अपन ने ऑपरेशंस में क्या सीखा था कि वो सिर्फ नाम के लिए तो सेपरेट कंपनी खोल रहे हैं, मगर सब डायरेक्टली इंटरेस्ट ले रहे हैं, या फिर कंपनी सेपरेट नहीं खोल के डायरेक्टली पूरा का पूरा अपना अपना शेयर उनको मिल रहा है, 60-40 मिल रहा है। तो इन दैट केस वो सिर्फ दिखने में जॉइंट है, एक्चुअली में जॉइंट ऑपरेशन है, वो वेंचर नहीं है। अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग करते थे, इफ यू रिमेम्बर CFS। दीपावली कुछ तो भी था, ऐसे कुछ तो था। नहीं ओके, थोड़ा याद है। The underground facility is pressurized so that the gas is pushed out when extracted. अब ये basically इसी तरह से होता है काम। I don't know how to explain you these things. वो जो अपन ने फैसिलिटी लिया है स्टोरेज के अंडरग्राउंड फैसिलिटी का, उसको ना प्रेशराइज करना पड़ता है so that the gas is pushed out when extracted. अभी इमेजिन कर ले बस सिचुएशन कि एक खाली जगह है, एक स्टोरेज है, मेरा काम क्या है, मुझे गैस निकालना है ना। देख अपना मेन काम क्या है, नेचुरल गैस और ऑयल निकालना है। तो ये अब ये कैसे निकालूंगा, नीचे कहीं भी गैस होता है या किसी और जगह गैस होता है, मैं वो क्या करता हूँ, मैं वहां पे एयर प्रेशर क्रिएट करता हूँ इस तरह से, या कोई और गैस क्रिएट करता हूँ उस तरह से कि वो दूसरे साइड से गैस निकले, जिसको मैं कंटेनर में स्टोर करूँ तुरंत। इस तरह से होता है। ये सब तो मैंने पढ़ा हुआ है काफी पहले, तो मेरे को पता है। ओके, मूविंग फर्दर। The facility pressurized so that the gas pushed out when extracted. When the gas pressure is reduced to a certain level, the remaining gas is irrecoverable and remains in the underground storage facility until it is decommissioned. हम लोग जब प्रेशर से वो गैस डालते हैं अंदर ना, सपोज कर अंदर 100 पावर का प्रेशर चाहिए, 100 पावर के प्रेशर के अंदर फर्स्ट प्रेशर डालना पड़ता है 60 का, तब जाके ही वो वहां से गैस निकलना शुरू होगा। और जो 40 का और पावर है ना, वो डालना पड़ता है धीरे 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 धीरे, 10 डाला, 10 और पुश किया, 10 और पुश किया, ऐसा करके अल्टीमेटली जितना प्रेशर आपने लगाया है ना, जो आपने नया गैस डाला है उस गैस को निकालने जो हवा प्रेशर लगाया है, पूरा जो 100 आपने लगाया था वो पूरा 100 बाहर नहीं आता निकल के, कुछ है जो हिस्सा अंदर ही बच जाता है, विच इज इररिकवरेबल का हिस्सा, उस फैसिलिटी में फंसा हुआ बचा हुआ रह जाएगा। तो वो कब निकलेगा बाहर, जब हम डीकमीशन करेंगे, जब प्लांट को बंद करेंगे फाइनली, तब पूरा वैक्यूम क्रिएट करके वहां से निकाल सकते, तब तक निकाल नहीं सकते। ठीक है, आई होप यू आर इमेजिनिंग थिंग्स, यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, वरना ये सब नहीं समझ में आएगा। एज पर द लॉज इन फोर्स, द स्टोरेज फैसिलिटी शुड बी डीकमीशन्ड एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। कानून क्या बोलता है कि आपको डीकमीशन इस साइट को खत्म करना पड़ेगा, और अपने कुछ खर्चे सीखे हैं ड्रॉल के, तो जो भी खर्चे होंगे वो ड्रॉल खर्चे करने पड़ेंगे। मतलब क्या है, ड्रॉल का खर्चा आएगा, ड्रॉल एक्सपेंसेस आएगा। कितना समझ में आया अब तक तो मेरे को पढ़ के। Neelchal seeks your advice on the treatment of the agreement with Simanchal as well as the accounting for irrecoverable gas। वो तुमसे मांग रहा है, क्या बताओ क्या करूं, एग्रीमेंट का क्या करने का।
एग्रीमेंट वी कैन क्लियरली सी कि जिसका जितना है वो उतना ही यूज कर रहा है एंड सीधा उसको बेनिफिट पास हो रहा है. सो आई कैन हैप्पीली से ये जॉइंट ऑपरेशंस है. और नई एंटिटी फॉर्म भी नहीं है. वैसे भी याद होगा, अगर नई सेपरेट एंटिटी फॉर्म नहीं हो रही है तो वो तो बाय डिफॉल्ट ऑपरेशन ही है. इट कैन नेवर बी गो टू अदर साइड्स. वो तो ऑपरेशन की गिनती में आता है. The next question comes is what will we do of irrecoverable gas? जो अंदर फंस गया उसका क्या करेंगे? थोड़ा देख लेते हैं. अभी इतना अभी अपन स्मार्ट नहीं है. जॉइंट अरेंजमेंट आ गया 111 और इन्होंने बहुत बड़ा राम कांडी लिखा है. Let me find something. How irrespective of the purpose, structure or form of the arrangement, the classification of joint arrangement depends upon the parties' obligation as well as the agreement. Accordingly, the joint arrangement could be classified as joint operation or joint venture. तो ऑपरेशन दिख रहा है आपने को तो यहाँ पे आगे जो लिख भी दिया है. joint arrangement which not structured through a separate vehicle is a joint operation. तो अपना क्या ये joint operation ही है. ठीक है, आगे based on the information the arrangement between with Simanchal defines this is joint operation as no separate vehicle is formed and the companies have agreed to share service cost decision regarding to storage facility unanimously. Mutual cashman is to recognize the share of the asset as simple है. तो जिसका खुद का शेयर है उसके लिए क्या मानेगा? वो खुद का पीपी मानेगा नीलचल. और देख क्वेरी भी कौन पूछ रहा था आपको, देखते रहने का. नीलचल seeks your advice on the treatment of arrangement with. मतलब अपन नीलचल की बुक्स का डिस्कशन कर रहे हैं. नीलचल बोलेगा पर मैं ये सीखा था जितना एसेट मेरा होगा मैं अपने में रिकॉर्ड करूंगा, मेरा एक्सपेंस मेरे में रिकॉर्ड करूंगा, मेरा प्रॉफिट मेरे में रिकॉर्ड करूंगा. बस वही बात है. अब नेक्स्ट आया इंडेक्स 16, वहां पे चले जाएगा ये. अच्छा उसके अलावा ना 37 आएगा बीच में. अब देख 37 बीच में क्यों आएगा? देख हम जब कुछ इस तरह से पार्टनरशिप में करते हैं ना तो पार्टनरशिप की लाइबिलिटी क्या होती है? हमेशा लाइबिलिटी होती है जॉइंट. ये ओसी में आता है 12 में, जॉइंट एंड सेवरल. इसका मतलब क्या होता है? वो जो खर्चा है ना ड्रॉल वाला खर्चा, तो ड्रॉल वाला खर्चा दोनों को मिलके करना है. लेकिन सपोज मैं नील चल दूं, मुझे ऐसा लग रहा है या हो सकता है सेम डे 10 साल बाद की अगर बात करते हैं हो सकता है उस टाइम पे जो एस है वो बोलता है मैं ये खर्चा नहीं करूंगा. तो भले ही मैं एस से झगड़ा करूंगा लेकिन कहना इससे गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आई एम जॉइंटली एंड सेवरली लायबल. तो कहने से पूरा 100% खर्चा ड्रॉल का मुझे करना पड़ेगा. उस टाइम में ऑब्लिगेशन बन जाएगा. फिलहाल के लिए जब मैं रिकॉर्ड करूंगा ना, जब मैं पीपी रिकॉर्ड करूंगा दीपा, तब तो ड्रॉल क्या आएगा? एक्सपेंस 60-40 आएगा. एएस फिलहाल के लिए क्या आएगा? 60-40 आएगा ड्रॉल. न्यूट्रल का 60 है उसका 40. लेकिन देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि अगर 5 साल बाद में 10 साल बाद में अगर उसने एक्सपेंस नहीं किया तो जिम्मेदारी मेरे पे आ सकती है. तलवार खड़ी है मेरे पे, तलवार खड़ी है. बट कैन आई क्रिएट प्रोविजन फॉर दैट? आंसर इज नो. क्योंकि लायबिलिटी मेरी है नहीं, अब तो ऑब्लिगेशन है नहीं मेरा. तो वो क्या बन जाएगा? दैट वुड बिकम कंटीजेंट लायबिलिटी एज पर इंडियाज 37. कितने के लिए? 60% का तो प्रोविजन बन ही जाएगा बुक्स में. ये जो 40% बच गया ना, 40% ऑफ ड्रॉल, इसका अमाउंट सिर्फ डिस्क्लोज करेंगे एज अ कंटीजेंट लायबिलिटी. समझा या कुछ दिक्कत तो प्लीज यहाँ पे पूछ लें. ये देख, nations will recognize 60% of the cost of decommissioning of the underground storage facility. However, कुछ दिक्कत हो सकती है. क्या कर सकते हैं अपन? Part of obligation of expected to meet by other parties is treated contingent liability. Upon nature will get 40% discount on the cost of decommissioning as a contingent liability.
अच्छा, अब ये है इरिकवरेबल वाला, जो गैस रहेगा अंदर, बाहर निकलेगा बाद में। तो क्या बोलती है, to classify the account is share of its share, मतलब खुद का सिर्फ 60% शेयर जो है उसके अंदर, irrecoverable gas as a property plant and equipment as a irrecoverable gas। सिंपल है, अगर वो गैस 10 साल तक वहीं पड़ा रहेगा वो भी तो एसेट बन गया ना मेरा, तो वो भी एक कंपोनेंट है मेरे पीपी का, तो कंपोनेंट में ऐड हो जाए, एंड दैट्स इट। अच्छा, बाकी जो नेचुरल गैस निकल के आएगा, से बात क्या किया था, 100% गैस डाला, 60% हमेशा अंदर रहेगा, 40% तो बाहर आ गया ना वापस से। तो वो जो 40% बाहर आ गया ना, वो मेरा एक्चुअल गैस है जो मैं मार्केट में बेचता हूँ, तो वो तो मेरा इन्वेंट्री है। जो अंदर फंस गया वो मेरा पीपी है, जो लास्ट में बेचूंगा, लेकिन अभी तो जो बाहर आ गया वो क्या, मेरा इन्वेंट्री है। तो वो मैं एज पर इंडिया 2 रिकॉर्ड करूंगा। मस्त है ना दीपा, एकदम दिमाग खुल गया होगा ना पूरा। नाउ यू वुड बी, मतलब ये रियल लाइफ में जब तुम कहीं जॉब करोगे ना, वहां पे भी तुमको इसी तरह के कंडीशंस सामने नजर आते हैं ना। तुम्हारी कंपनी रहती है, अचानक से ना कोई फाइनेंस मैनेजर आएगा और वो बोलेगा कि दीपा ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा करने की इच्छा है, बट वी डोंट नो इसमें कौन कौन सा कंप्लायंस लागू करना पड़ सकता है। तो एट दैट टाइम यू नीड टू आंसर कि देखो सर ये वाला चीज ऐसा है, इंडेक्स 2 कंप्लाई करना पड़ेगा, ये ऐसा है 16 कंप्लाई करना पड़ेगा। ये है तो फाइनेंस मैनेजर पूछ सकता है, या फिर फाइनेंस मैनेजर सब कुछ कर लेगा और तेरे जूनियर्स होंगे तो पूछेंगे ये दीपा जी इसका अकाउंटिंग कैसे करना है, ये कुछ नया ट्रांजेक्शन आ गया, ये ऑल टू से काम नहीं बन रहा है इसके अंदर, ये पूरा एफआर इस तरह से इकट्ठा होता है एक साथ। अरे रे, ओके, लास्ट पार्ट ऑफ द डे, पार्ट बी। बी पार्ट को पढ़ते हैं। अब देखो और क्या दिक्कत है नील चंद को। Neelchal has entered into a 10-year contract, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया विद उत्तरांचल रिफाइनरीज प्राइवेट लिमिटेड, कोई और नई कंपनी है ये, फॉर परचेज ऑफ नेचुरल गैस, उससे कॉन्ट्रैक्ट किया। Neelchal has paid an advance to Uttaranchal equivalent to the total quantity of gas. Neelchal ने एडवांस भी भर दिया है, कितना, जितना क्वांटिटी चाहिए ना, for 10 years based on the forecasted price of gas, जो प्राइस बढ़ सकता है उसके बेसिस पे आज ही एडवांस दे दिया है। The advanced amount carries interest at the rate of 12.5%। भाई सिंपल है, एडवांस दे दिया मैंने, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि रख ले पैसा फ्री में जा। जब जब वहां से बिल करके मेरे को सामान देगा तब तक एडवांस में से कटता जाएगा, लेकिन जब तक वहां पे वो एडवांस जमा है उसका ब्याज तो दे। तो उसका ब्याज कितना है, 12.5% ब्याज मिलेगा per annum, which is settled by Uttaranchal by way of supply of extra gas। ये देख यहाँ पे कहानी का पॉइंट देख, ध्यान से सुन। मैं नील चलू, मेरे को बहुत सारे गैस परचेज करने की इच्छा है, मैंने उत्तरांचल से बात किया, मेरे को भाई तेरा गैस चाहिए, बोला दे देंगे। मतलब क्या प्राइस है, जो भी मार्केट प्राइस रहेगा उस प्राइस पे ले लेना। मैंने कहा ठीक है, मार्केट प्राइस तो आज का पता करना पॉसिबल नहीं है, बट हमने एक एस्टिमेशन किया कि इतना प्राइस हो सकता है शायद। मैंने कहा ठीक है। फिर उसने कहा कितने साल के लिए सप्लाई चाहिए। मैंने कहा देखो, जब हम लोग गैस का सप्लाई लेंगे आपसे, ऐसा तो है नहीं कि गैस बाल्टी में भर के लेके आ जाएगी। We need to have a mechanism जहाँ पे हम we will set up pipeline, we will set up logistics, we will set up so many things. We want the contract at least to be for 10 years. देखा fine. लेकिन ये सब पाइपलाइन वगैरह सेटअप कौन करता है दीपा, अपन जो माल खरीद रहा है वो, या जो माल बेचता है वो बेचता है वो, है ना। जब कोई माल बेच रहा होता है अमेजोन को, तो तू जाती है दिल्ली में माल लेने के लिए, अमेजोन घर में माल लेके आता है बेचने के लिए, अमेजोन लेके आता है। तो जो लॉजिस्टिक सेटअप किया, जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा किया, वो सब कौन भुगता,
Amazon ने कि तूने? Amazon ने. No matter whatever they are charging from you 50 to 60 rupees, that's not actual cost of them. वो तो एक joint cost मुझे कम हो गया, but can I say network उनका ये सारा. Same way में जब नीलचल 10 ईयर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना, तो मैं जैसे 10 साल तक गैस लूंगा, तो उत्तरांचल बोलेगा भैया तू तो ले लेगा, तू तो पैसा भी दे देगा, लेकिन वहां से इतना तेरे फैक्ट्री तक लाने का मेरा बहुत सारा खर्चा होगा नेटवर्क सेटअप करने का, तो मेरे को एडवांस दे कम से कम, तो ये तो मेरे से ना हो पाएगा. यू अंडरस्टैंडिंग द जेन्युइनिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन. इस तरह से डीलिंग होती है मार्केट में. मैंने कहा चल ठीक है, ले ये 10 इयर्स का एक एक्स अमाउंट एडवांस दे ले, बिछा तेरा पाइपलाइन फटाफट से, मेरे को बस 15 दिन बाद से माल चाहिए, गैस चाहिए. मैंने कहा ठीक है. फिर अब नीलचल में गुस्सा आ गया, बोलता है ये भाई तू मेरा भाई चाचा मामा कुछ है क्या? बोलता है क्यों, ऐसे क्यों पूछ रहा है तू? नीलचल बोलता है मैं तेरे को 10 करोड़ रुपए एडवांस दे रहा हूँ, तू मुझे धीरे धीरे माल देगा, महीने का 25 लाख का 20 लाख का माल देगा. ऐसे तो जो मेरा 10 करोड़ तेरे पास पड़ा है ना, वो खत्म होगा 5 साल 6 साल 8 साल 7 साल में, तो तब तक वो पैसे के मजे तू ले लेगा. बोला ठीक है भाई, गलती हो गई, 12.5% इंटरेस्ट ले ले. 12.5% मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ट्विस्ट है. कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है कि वो जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दे रहा है ना उत्तरांचल को, वो बोलता है मैं तो कैश नहीं दूंगा, मैं तेरे को ट्रांसफर भी नहीं करूंगा, मैं तेरे को उतने इंटरेस्ट इक्विवेलेंट अमाउंट का एक्स्ट्रा गैस दे दूंगा. समझा? यहाँ तक कहानी समझ में आया? इज एज गुड एज कि तूने मुझसे कुछ मांगा और मैंने कहा, सपोज तूने कहा मेरे को 10% डिस्काउंट दे दो, मैंने कहा तेरे को डिस्काउंट नहीं दूंगा, पूरा पैसा दे दे, पर वो 10% के अमाउंट के बदले उस अमाउंट में जितना कोई कोर्स मुझसे फ्री ले ले, एक्स्ट्रा कोर्स फ्री ले ले. सेम ऐसे ही उसने किया. पैसा कम मत कर, पैसा मत मांग, सामान ले ले. ओके, आगे चलते हैं. The contract requires fixed quantities of gas to be supplied each month. ठीक है. Additionally, there is a price adjustment mechanism in the contract whereby the difference between the forecasted price of gas and the prevailing market price is settled in cash on quarterly basis. हमने तो एक फोरकास्ट किया था ना, सपोजिंग किया था फोरकास्ट 100 रुपए का भाव रहेगा इस महीने में, उस महीने भाव कितने का हो गया? 80 का हो गया. मतलब जब सस्ता हो गया सोचा उसके हिसाब से, तो उस महीने का 20 रुपया मुझे वापस रिटर्न मिल जाना चाहिए उत्तरांचल को, नीलचल को वो रिफंड मिल जाता है. वो इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि ये जो एक्स्ट्रा पैसा है ना, ये हम सेटलमेंट कैश में ही करते हैं क्वार्टरली बेसिस. सिर्फ वो इंटरेस्ट वाला पार्ट बदले में गैस देते हैं. ठीक है? यहाँ तक. नाउ इफ उत्तरांचल डज नॉट डिलीवर द गैस एज एग्रीड, नीलचल हैज अ राइट टू क्लेम कॉम्पेंसेशन कंपेयर्ड एट द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द गैस. अगर किसी टाइम में उत्तरांचल टाइम पे पैसा नहीं देता है, सॉरी टाइम पे डिलीवर नहीं करता गैस को, नीलचल क्या करेगा, उसके पास अधिकार है, कॉम्पेंसेशन क्लेम करेगा. कितना? जो भी गैस का प्राइस है ना, वो प्राइस बोलेगा मेरे को प्राइस दे देगा. प्राइस मांग रहा है, सिर्फ इंटरेस्ट में बदले में गैस आपको समझेगा तो पैसा ही मांग रहा है. नीलचल अब इसकी इच्छा क्या है? नीलचल वांट्स टू अकाउंट और कॉन्ट्रैक्ट विद उत्तरांचल इन अकॉर्डेंस विद इंडियाज 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एज सीक्स योर इनपुट इन दिस रिगार्ड. अब दीपा ध्यान से देख, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होता था तो वहीं पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बन के आता था. अगर मैं 12.5% की बात करूं, तो कहना है 12.5% का जो रेट है, वैसे तो वो FI बन जाता है, फाइनेंशियल एसेट बन जाता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, नीलचल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मुझे पैसा मिलेगा. लेकिन अपन ने सीखा है कि वो टेस्ट पास नहीं कर रहा, बिकॉज मेरे पास अधिकार नहीं है पैसा रिसीव करने का, तो बदले में गैस ही मिल रहा है ना. सेटलमेंट नेट होना चाहिए. अगर डिलीवरी होगा तो वो फाइनेंशियल एसेट नहीं बनेगा. ये तो गड़बड़ हो गया. तो वो 12.5% के लिए तो क्या है, दैट इज नॉट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. लेकिन जो सेटलमेंट कैश में हो रहा है, जो क्वार्टरली वाला हो रहा है,
हाँ वो तो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, जो भी अमाउंट रहेगा तो उस उतने रिस्पेक्ट के लिए वी कैन से कि शायद फाइनेंशियल बन सकता है। लेकिन जो 12.5% जो एक्चुअल में कॉन्ट्रेक्चुअल दिख रहा है हर महीने होता है तो इंटरेस्ट मिलेगा ही, वो एक्चुअली में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं बन रहा। अब इस पे उन्होंने दुनिया भर का दिग्राम का लिखा है, आधा पेज, एक पूरा एक पेज। तो बस वो टाइम तो पढ़ लेना बैठ के, मैं ये पढ़ रहा हूँ। इन द गिवन केस the contract is substantial if it is the result in physical delivery of extra gas which is commodity and not cash or a financial instrument for the use of natural gas refinery. Accordingly, it appears that this contract would be for own use. Contract falling outside the scope of Indian law and therefore would be treated as executory contract. याद आ रहा है कुछ? However, arguments could be placed that the contract is net settled due to penalty mechanism requiring Uttaranchal to compensate natural gas refinery as the current prevailing market price. Further, natural gas is readily convertible in cash. At the location of delivery, the contract could be considered as net settled. As additionally, if there is a volume flexibility, contract could be regarded as a return option which falls within the scope of some law. ये different बातें कर रहा है दीपक कि हमको ही पता क्या है। याद है मैंने वहां पे सीखा था, अगर एसेट ऐसा है डिलीवरी से अगर तुरंत बेच सकते हैं उसको तो वो फिर भी क्वालिफाई कर जाएगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो ये सारी बातें वो बता रहा है कि ऐसा ऐसा भी हो सकता है, तो दे आर गिविंग डिप्लोमेटिक आंसर्स। हाउएवर देख सम हाउएवर और बाकी रह गया इनका। However, the contract will probably continue to be regarded as own use as long as it has been entered in and continues to be held for expected counterparties on state usage requirement. As the entity has not, अरे ये पूरा कैसे हो गया? कमाल है। ठीक है छोड़। However, the contract will probably continue to be regarded as own use as long as it has been entered into, continues to be held for expected to get. Additionally, the entity has it not irrevocably designed the contract as a measured as a fair value through profit and loss, thus emphasizing own use, own use, own use. तो बाबा emphasize कर रहे हो, बोलते own use क्या मतलब क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं जाओ। तो ऐसे सब में डिप्लोमेटिक आंसर देना पड़ेगा, बट बाकी सब में तो नॉर्मल आंसर्स थे और दिमाग के पूरे धुआं निकालने वाले। धुआं निकल रहा है दिमाग से तेरे? Okay, so any doubt? No. So let me stop this for now.